लुई विटन दुनिया का सबसे वैल्यूएबल लग्जरी फैशन ब्रांड है। इसके सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ट आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ लगभग 180 अरब डॉलर है। लुइस विटॉन की सफलता देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की थी जो अपने टीनेज में होमलेस था, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी और जो जंगलों में सोता था। यह सिर्फ एक रैग्स टू रिचेस कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हॉस्टाइल टेकओवर्स, लॉसूट्स और कई कंट्रोवर्सीज भी शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं लुई विटॉन की इनसेन कहानी कि कैसे एक छोटा फैमिली बिजनेस दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रांड्स में से एक बन गया। चैप्टर 1। शुरुआत। एक किसान परिवार से लुई विटॉन का जन्म 1921 में फ्रांस के एक छोटे से गांव एंचे में हुआ था। यह गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां न तो बिजली थी और न ही साफ पानी की सुविधा। लुई का परिवार एक सामान्य किसान परिवार था। उनके पिता जेवियर विटॉन एक मिलर और किसान थे, जबकि उनकी मां कोरिन गायार्ड टोपी बनाकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करती थीं। लुई के पास किसी तरह की औपचारिक एजुकेशन नहीं थी। गांव में स्कूल 6 मील दूर था और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि लुई को बचपन से ही खेतों में काम करना पड़ा। दिन भर खेतों में काम करने के बाद भी परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। यह स्पष्ट था कि लुइस का बचपन संघर्षों से भरा था और उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आना लगभग असंभव सा लगता था। चैप्टर 2। संघर्ष। घर छोड़ पेरिस की ओर। लुई के जीवन में हालात और भी कठिन तब हो गए जब उनकी मां का देहांत हो गया। उस समय लुई सिर्फ 10 साल के थे। उनकी मां की मौत के कुछ ही समय बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लुइस की सौतेली मां बेहद सख्त और कंट्रोलिंग थी। लुइस के साथ उसका व्यवहार बहुत कठोर था और उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे। आखिरकार लुई ने 13 साल की उम्र में अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने पेरिस जाने की योजना बनाई, जो उनके गांव से 225 मील दूर था। लेकिन लुइस के पास न पैसे थे, न खाना और न ही कोई साधन। लुइस ने यह लंबी दूरी पैदल तय करने का फैसला किया। वो जंगलों में सोते थे और भूखे पेट सफर करते थे। जहां भी वो रुकते, वहां छोटे-मोटे काम करते ताकि खाने के लिए कुछ पैसे मिल सकें। इस जर्नी के दौरान लुइस ने लकड़ी, धातु, पत्थर और कपड़े के साथ काम करने के हुनर सीखे। ये स्किल्स आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाले थे। यह यात्रा इतनी कठिन थी कि लुइस को पेरिस पहुंचने में पूरे 3 साल लग गए। चैप्टर 3। पेरिस में नई शुरुआत। पेरिस पहुंचने के बाद लुई ने एक बॉक्स मेकर और पैकर के यहां अप्रेंटिस के तौर पर काम करना शुरू किया। इस काम में उन्हें ग्राहकों के लिए कस्टम साइज्ड बॉक्स बनाने और उनके सामान को पैक और अनपैक करने का अनुभव मिला। यह काम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे लुइस को अमीर और अपर क्लास लोगों से मिलने का मौका मिला, जो अपने ट्रैवल्स के लिए खास लगेज बनवाना पसंद करते थे। लुइस ने इस काम को पूरी लगन और मेहनत से किया, जिससे उनकी क्राफ्ट्समैनशिप में निखार आया और वो इस फील्ड में अपनी पहचान बनाने लगे। चौथी कैपिटल, रॉयल कनेक्शन, सफलता की पहली सीढ़ी। 1951 में लुई की जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया जब फ्रांस की एम्प्रेस यूजेनी ने उनकी कारीगरी को पहचाना। एम्प्रेस ने लुइस को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर और पैकर नियुक्त किया। किसी भी बॉक्स मेकर के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान था। एक होमलेस लड़का जो कभी जंगलों में सोता था, अब रॉयल्टी के लिए काम कर रहा था। लेकिन लुइस के सपने यहीं खत्म नहीं हुए थे। वो जानते थे कि उनकी मंजिल इससे कहीं बड़ी है। चैप्टर 5। खुद का बिजनेस। लुई विटॉन ब्रांड की शुरुआत। 33 साल की उम्र में लुई ने अपनी मेहनत से जो पैसे बचाए थे, उनसे पेरिस में अपना खुद का बॉक्स मेकिंग वर्कशॉप खोला। उन्होंने देखा था कि उस समय के लगेज डिजाइनों में कई खामियां थीं। उस समय के ट्रंक्स चमड़े के बने होते थे और उनके डोम्ड टॉप्स होते थे ताकि बारिश का पानी बह सके। लेकिन इस डिजाइन की वजह से इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करना मुश्किल होता था। इससे पैकर्स को काफी दिक्कत होती थी। लुइस ने इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने कैनवस का इस्तेमाल किया, जो हल्का, टिकाऊ और पानी से बचाव करने वाला था। इससे उन्होंने फ्लैट टॉप्ड ट्रंक्स बनाए, जिन्हें आसानी से स्टैक किया जा सकता था। लुइस के इस इनोवेशन ने मॉडर्न लगेज की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी रेप्यूटेशन पहले से ही अच्छी थी और जैसे ही उन्होंने अपनी नई डिजाइन लॉन्च की, यह तुरंत हिट हो गई। अमीर वर्ग में लुइस विटॉन का लगेज एक स्टेटस सिंबल बन गया। चैप्टर 6। सफलता और विस्तार। 1959 तक लुई की सफलता इतनी बढ़ गई थी
कि उन्होंने पेरिस के बाहर एक बड़ा वर्कशॉप खोला और 20 कर्मचारियों को काम पर रखा। उस समय ट्रेन्स और बोट्स के जरिए यात्रा करना आम होता जा रहा था, इसलिए लुइस के ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब केवल अमीर लोग ही नहीं, बल्कि आम लोग भी अच्छे लगेज की तलाश में थे। लुइस विटन ने एक कैटलॉग भी जारी किया ताकि ग्राहक उनके प्रोडक्ट्स देख सकें और कस्टम ऑर्डर्स दे सकें। उनके ट्रंक्स अब इजिप्ट जैसे दूर दराज के देशों के रॉयल्स तक पहुंचने लगे थे। चैप्टर 7, युद्ध और विनाश। 1970 में जब लुइस 49 साल के थे, फ्रांस प्रूसियन युद्ध छिड़ गया। लुइस को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और वो कई महीनों तक एक भीड़-भाड़ वाले शेल्टर में रहे। जब युद्ध खत्म हुआ और लुई वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी शॉप और वर्कशॉप पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। विंडोज टूट चुकी थी, इक्विपमेंट चोरी हो चुका था और वो सब कुछ खो चुके थे जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। चैप्टर 8, दोबारा शुरुआत और नई ऊंचाइयां। लुइस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बची खुची सेविंग्स से अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया। इस बार उन्होंने पेरिस के एक अमीर इलाके में अपनी शॉप खोली, जो एक रेलवे स्टेशन और ग्रैंड होटल के पास थी। 1862 में लुइस ने एक नया डिजाइन पेश किया, बीजे कैनवास पर स्ट्राइप्स। यह डिजाइन इतना पॉपुलर हुआ कि जल्द ही इसे अमीर वर्ग में दिखावा करने का एक नया तरीका माना जाने लगा। चैप्टर 9, अगली पीढ़ी, जॉर्ज विटॉन का नेतृत्व। 1992 में लुई विटॉन की मृत्यु के बाद उनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने बिजनेस संभाला। जॉर्ज ने ब्रांड को ग्लोबल बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने लंदन में एक स्टोर खोला और लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मांग को और बढ़ाया। 1996 में जॉर्ज ने वो आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम पेश किया, जिसे हम आज भी जानते हैं। यह मोनोग्राम न केवल ब्रांड आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए था, बल्कि नकली सामान से बचने का एक तरीका भी था। चैप्टर 10, युद्ध, विवाद और बदलाव। जॉर्ज के बेटे गस्टोन लुई विटॉन ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान कंपनी संभाली। इस समय लुई विटॉन को नाजियों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा ताकि बिजनेस को बचाया जा सके। यह लुई विटॉन के इतिहास का एक विवादास्पद हिस्सा है। 1770 में गैस्टोन की मृत्यु के बाद उनके सन इन लॉ हेनरी राकामियर ने कंपनी संभाली। हेनरी ने लुई विटन को होलसेल से रिटेल मॉडल में बदला और इसे ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। 11, बेर्नार्ड अर्नोल्ट और हॉस्टाइल टेक ओवर। 1987 में लुई विटॉन ने मोएर हेनेसी के साथ मिलकर एलवीएमएच बनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट ने हॉस्टाइल टेक ओवर किया और लुई विटन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कई नए डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट किया और लुई विटॉन को एक फैशन आइकॉन बना दिया। चैप्टर 12, आधुनिक युग में लुई विटन। आज लुई विटन के 400 से ज्यादा स्टोर्स हैं और इसकी ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। मार्क जेकब्स और सुप्रीम जैसे कोलैबोरेशंस ने इसे युवाओं के बीच और भी पॉपुलर बना दिया है। हालांकि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की समस्या आज भी बनी हुई है, लेकिन लुई विटन की क्वालिटी और प्रेस्टीज ने इसे दुनिया के सबसे सफल लग्जरी ब्रांड्स में से एक बना दिया है। कंक्लूजन, लुई विटॉन की यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक होमलेस टीनेजर ने अपनी मेहनत, इनोवेशन और संघर्ष से दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स में से एक की नींव रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल स्टॉकलिस्ट पर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रोलेक्स की कहानी के बारे में, जो एक ऑर्फन ने बनाई थी, और यह समझेंगे कि रोलेक्स इतनी महंगी क्यों है। धन्यवाद।